आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन ए कंट्री आर गिफ्ट ऑफ नेचर। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे जो नेचर ने जो भी हमें क्या दिए हैं, भी एक तरह से गिफ्ट दिए हैं, वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। और जो ह्यूमन बींग है यानी कि हम हैं जो, वो भी इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको पता है ना इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में सब कुछ आ जाता है, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु। ठीक है। तो आदमी भी क्या है, इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे आर इंडोर्ड विद इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड क्रिएटिव स्किल एंड आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। अब जो इंसान को भगवान ने क्या 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 दिया है भाई, इंटेलिजेंस दी है, बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, क्रिएटिव स्किल दी है। ठीक है। और इसलिए जो इंसान है यानी कि ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स इसी को ही माना जाएगा। इट इज़ देयर फॉर इम्पेरेटिव डैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू एवरी इंडिविजुअल सो डैट they can contribute fully to the development of the society and their country. इट इज़ देयर फॉर इम्पेरेटिव, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि जो सरकार है वो बेसिक सभी को एजुकेशन दे, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य का मतलब जो ध्यान रखे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे यानी कि उन सभी लोगों को काम मिलना चाहिए जिससे वो पैसे कमा सकें। ठीक है। और सभी जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकें अपने देश की तरक्की में, डेवलपमेंट में, अपने देश की और जो सोसाइटी है उसकी तरक्की में क्या कर सकें, सभी कंट्रीब्यूट कर सकें। एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन विल हैव ए रिमार्केबल इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। जो एजुकेशन है, शिक्षा, और जो लेडीज़ हैं यानी कि औरतों को जो हम दे उनको आगे बढ़ाना, उनको एम्पावरमेंट करना, ये एक बहुत ही इम्पैक्ट डालता है किसी भी देश की प्रोग्रेस में, बहुत ही प्रभाव डालता है। जिस देश में एजुकेशन ज़्यादा होगी या औरतों का सम्मान होगा, औरतों को आगे बढ़ाया जाएगा, वो देश ज़्यादा तरक्की करेगा। इट हैज़ राइटली बीन सेड दैट द एजुकेटिंग वन वुमेन मीन्स एजुकेटिंग द होल फैमिली। और ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि कहा गया है कि भाई एजुकेटिंग वन वुमेन, अगर हम एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो इसका मतलब कि हम सारी फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि वुमेन ही सारी फैमिली को संभालती है। ह्यूमन बींग्स हैव a lot of potential, but in many countries this resources is not fully tapped. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है, मगर मैनी कंट्री दिस रिसोर्स इज़ नॉट फुली टैप्ड। मगर अधिकतर जो कंट्रीज़ में इस रिसोर्स को फुली टैप्ड नहीं किया गया, इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। आगे डू यू नो में है, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1990 हैज़ डिफाइंड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल चॉइस। तो ये UNDP एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसने डिफ़ाइन किया है ह्यूमन डेवलपमेंट को। क्या डिफ़ाइन किया है, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल चॉइस, यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसमें जो पीपल की जो चॉइस है उसको एनलार्ज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। यानी कि जो वो लोग चाहते हैं फैसिलिटी वगैरह, वो उनको मतलब अगर उनको दी जाए, उनकी जो फैसिलिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उसी को ही हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे, उनकी चॉइस को बढ़ाया जाए। Now there is a separate department of the Indian government called HRD, Human Resources Development, which looks after the education of the people of India. अब हमारे देश में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, एक अलग से डिपार्टमेंट है इंडिया में, उसका नाम रखा है हमने HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसका काम क्या है, विच लुक्स आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या करता है भाई, कोई एजुकेशन पॉलिसीज बनाता है इंडिया के लोगों के लिए। ठीक है। आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स हाउ
ह्यूमन बींग्स आर स्प्रेड ओवर द अर्थ सरफेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि जो हमारी जो ह्यूमन बींग्स है वो पूरे अर्थ पे कैसे फैली हुई है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है पॉपुलेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ड इज़ हाईली अनइवन। ये हाईली अनइवन है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। इट इज़ कंसनट्रेटेड इन दोज एरिया हु आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फर्टाइल रिवर वैली बेसिन एंड इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन। ये जो पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, इसकी कंसनट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, यानी कि पॉपुलेशन कहाँ पे ज़्यादा है, ऐसे एरिया में ज़्यादा है जहाँ पे रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पर ज़्यादा होते हैं, और जैसे कि लाइक इसने कहा है फर्टाइल, जहाँ पे मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, नदियों के द्वारा लाई गई बेसिन्स बनते हैं, मिट्टी जहाँ पे नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। एंड और जो एरिया क्या हो, जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो, ऐसा एरिया वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। द पॉपुलेशन इज स्पार्स इन एरिया वेयर क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट फेवरेबल फॉर हैबिटेशन, फॉर एग्जाम्पल पोलर रीजन, हॉट डेजर्ट एंड थिकी फॉरेस्ट एरिया। और पॉपुलेशन स्पार्स, स्पार्स का मतलब जहाँ पे बहुत ही विरल यानी कि बहुत ही कम जनसंख्या कहाँ होती है, ऐसे एरिया में होती है जहाँ का क्लाइमेट ठीक ना हो रहने के लिए, ठीक है, नॉट फेवरेबल फॉर हैबिटेशन, रहने के लिए जहाँ पे वातावरण जिसका ठीक ना हो, क्लाइमेट ठीक ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ध्रुवों पर, यानी कि जहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलर रीजन में बर्फ़ होती है तो आदमी का रहना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। हॉट डेजर्ट, रेगिस्तान में, ठीक है, और थिकली फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे बहुत ही घने जंगल हों, वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल होता है, वहाँ पर जनसंख्या पॉपुलेशन कम होती है। एट प्रेजेंट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस्ड 7 बिलियन मार्क, और अब जो पूरे दुनिया की जनसंख्या वो कितनी हो चुकी है, 7 बिलियन हो चुकी है। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, और चाइना सबसे दुनिया का सबसे ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। इंडिया एंड चाइना अकाउंट फॉर 37% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और जो इंडिया और चाइना मिलके पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 37% यहीं रहता है, इंडिया और चाइना में। बाय एंड लार्ज 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग इन एशिया, 60% in Africa and 13.5 in America and 10% in Europe and 0.5% in Oceania। ठीक है, ये सारी दे रखी है कि भाई 60% तो एशिया में रहता है जनसंख्या, पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या का, अफ्रीका में 16%, और अमेरिका में 13.5%, और 10% यूरोप में, और 0.5% ओसेनिया में, यानी कि अंटार्कटिका वगैरह में। ठीक है, अब ए कॉमन वे ऑफ studying distribution of population is by finding out the density of पॉपुलेशन इन ए कंट्री ऑफ ए रीजन। ए कॉमन वे ऑफ स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें मतलब इसकी स्टडी करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉपुलेशन की डेंसिटी ये क्या होती है कि भाई 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, होती है, वो क्या हो जाती है, उसकी क्या होती है, डेंसिटी हो जाती है। आपको पता है ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है। अगर मैं इस पर बढ़ाता हूँ, मान लो 1 किलोमीटर इधर है, 1 किलोमीटर इधर है, 1 किलोमीटर इधर, और 1 किलोमीटर इधर, मैंने एक स्क्वायर बना लिया, और ये मैंने दिखाने के लिए छोटा सा स्क्वायर बनाया है। ये क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 इधर, 1 इधर, ये जो जगह बनी उसको बोलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया में जितने लोग रहेंगे वो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। मान लो 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं, मान लो रहते हैं 500, तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी भाई 500, डेंसिटी इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेजर्ड एज नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। ये मैंने आपको बता दिया कि डेंसिटी किसको कहते हैं, कि भाई 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो उसकी डेंसिटी है। इफ़ ओनली द अर्थ लैंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर
किलोमीटर इज टेकन इनटू अकाउंट। अब टोटल एरिया कितना है, पूरी वर्ल्ड का टोटल एरिया कितना, सरफेस कितना है, ये एरिया है टोटल। टेकन इनटू अकाउंट ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी इज 47 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस एरिया के हिसाब से, पूरी दुनिया का एरिया है, इसके हिसाब से कितनी बड़ी डेंसिटी भाई, 47 पर्सन पर किलोमीटर, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 47 लोग रहते हैं। ये पूरी दुनिया की है। दिस इंक्लूड ऑल द लैंड एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड्स इंक्लूडिंग एंटार्क्टिका। और इसमें सारी दुनिया आ जाती है, सारे कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं और आइलैंड भी आ जाते हैं, और इसमें एंटार्क्टिका भी आ जाता है। इफ़ एंटार्क्टिका इज एक्सक्लूडेड, अगर एंटार्क्टिका को निकाल दिया जाए, क्योंकि एंटार्क्टिका में तो जनसंख्या पॉपुलेशन है ही नहीं, देन एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेज टू मोर देन 50% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, यानी कि एंटार्क्टिका को हटा दिया जाए, तो कितनी जनसंख्या बढ़ेगी भाई, कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, 50% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 50% पर स्क्वायर किलोमीटर, तब हमारी जनसंख्या की मतलब डेंसिटी हो जाएगी। अब डू यू नो में क्या दे रखा है, पॉपुलेशन डाटा इज कलेक्टेड थ्रू सेंसिस। अब सेंसिस की जाती है, जनसंख्या की गणना की जाती है, गिनती की जाती है, उसको सेंसिस बोल देते हैं। इट इज कंपाइल्ड डाटा ऑफ कंप्लीट डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिक्स कवरिंग द एंटायर पॉपुलेशन लिविंग इन द कंट्री। और इस सेंसिस में किया जाता है, क्या किया जाता है, पूरी जो कंट्री जो में रहते हैं जो लोग, उनका एक डाटा इकट्ठा किया जाता है। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसिस इन इंडिया वाज ब्रॉड आउट इन द ईयर 1881। सबसे पहले जो ये जनसंख्या की, पॉपुलेशन की जो गिनती की गई थी वो 1881 में, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम में की गई थी। और उसके बाद सिंस इट इज़ हेल्ड रेगुलरली एट एवरी 10 ईयर, और हमारे देश में हर 10 साल के बाद लोगों की गिनती की जाती है, सेंसिस की जाती है, पॉपुलेशन की गिनती की जाती है। There are some area in the world where density is less than 1 person per square kilometer, like Antarctic and Arctic रीजन्स। और कुछ ऐसे जो दुनिया में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे जो डेंसिटी वो बहुत ही ज़्यादा कम है। देखो कितनी है, 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ एक ही पर्सन की डेंसिटी है, एक ही पर्सन रहता है। वो क्या है, एंटार्क्टिक और आर्कटिक रीजन है। यहाँ पे क्या होती है भाई, सारा साल बर्फ़ ही जमी रहती है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इन अदर एरियाज लाइक सिंगापुर द पॉपुलेशन डेंसिटी इज 7263 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो सिंगापुर में कितनी है, कितने, एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। और बांग्लादेश में कितने रहते हैं, 1019.8 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एज इन द ईयर 2011 के हिसाब से। इतने देखो सिंगापुर में इतने डेंसिटी और जो बांग्लादेश में इतनी डेंसिटी है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ठीक है, कि कहीं पे जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है और कहीं पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है वो हम पढ़ चुके हैं कि भाई वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, क्लाइमेट वगैरह कैसा है, ठीक है, रहने के लिए ठीक है या नहीं, ठीक है, इसके हिसाब से जनसंख्या कम या ज़्यादा होती है। अब आ गया भाई इंडिया लैंड मैन रेशो। इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। लैंड मैन रेशो क्या है भाई, इंडिया की लैंड कितनी है, ज़मीन कितनी है, और आदमी कितने रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन कितनी है लैंड के हिसाब से। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल साइज। साइज के हिसाब से, यानी कि ज़मीन के हिसाब से इंडिया 7वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में। बट इन इट रैंक्स द 2nd लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखो दूसरे नंबर पर आता है। वैसे लैंड के हिसाब से तो 7वें नंबर पे आता है और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। इट हैज़ क्रॉस्ड ए पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन मार्क इन द ईयर 2001। 2001 में हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 1 बिलियन हो चुकी थी, यानी कि 100 करोड़ हो चुकी थी। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.21 बिलियन, यानी कि 100 करोड़ 21, ठीक है, यानी कि 121 करोड़, 121 करोड़ अब हमारी 121 करोड़ अब हमारी लगभग जनसंख्या हो जाती। इज़ नाउ बिगर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और ये इतनी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, इसमें तो कई देश समा जाएंगे। ये इन सब की जनसंख्या मिला के, इन देशों की जनसंख्या मिला के हमारी अकेले की जनसंख्या है, अकेले की पॉपुलेशन है। यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 1 2 3 4 5, इन 5
देशों में जितने लोग रहते हैं, हमारे देश में अकेले उतने लोग रहते हैं, यानी कि हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। द वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन इंडिया इज़ हाईली रिमार्केबल। जो हमारा जो वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन का वो अलग अलग है। नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन 5 स्टेट। हमारी जो आधी जनसंख्या है, आधी पॉपुलेशन है, वो सिर्फ 5 स्टेट्स में ही रहती हैं। वो 5 स्टेट कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। यही 5 स्टेट ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि आधी से ज़्यादा जनसंख्या हमारी इन्हीं 5 स्टेट में रहती है। ऑफ दीज उत्तर प्रदेश कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पॉपुलस स्टेट विद द पॉपुलेशन ऑफ ऑलमोस्ट 200 मिलियन। और इनमें भी जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितनी? 200 मिलियन, यानी कि लगभग 20 करोड़। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग 3 ब्रॉड रीजन्स। और पॉपुलेशन के बेस पे इंडिया को 3 उसमें बांटा जा सकता है, अगर रीजन में बांटा जा सकता है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से कहें तो अब उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कौन कौन से रीजन है पॉपुलेशन के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से? स्टेट विद लो डेंसिटी, ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जहाँ पे लो डेंसिटी है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत कम है। वो कौन सी स्टेट है? इन सर्टेन स्टेट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अप टू 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे स्टेट में जहाँ पे 250% पर स्क्वायर किलोमीटर है। दिस इज ड्यू टू फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, अनफेवरेबल क्लाइमेट एज वेल एज स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेवरल अदर फैक्टर। और इसका ये कम क्यों है? पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कम क्यों है? उसका कारण क्या है कि भाई कुछ फिजिकल कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, कोई शारीरिक बाधाएं आ जाती हैं कोई, या फिर अनफेवरेबल क्लाइमेट ठीक ना हो उस जगह का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही ना हो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर दूसरे अन्य कारण के कारण जनसंख्या कम होती है। दिस इंक्लूड नॉर्थ ईस्ट। और इस इलाके में क्या आता है भाई? नॉर्थ ईस्ट का इलाका आता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आता है, वेस्टर्न राजस्थान का इलाका आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मिजोरम, सिक्किम, आसाम स्टेट इंक्लूडिंग दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में, लो डेंसिटी की कैटेगरी में ये सारी स्टेट रखी गई हैं। यहाँ पे डेंसिटी क्या है? लो है। अब आगे आगे भाई स्टेट्स विद ए मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मॉडरेट का मतलब ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, ठीक ठीक सी जहाँ पे पॉपुलेशन है, एवरेज पॉपुलेशन है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस स्टेट वेरीज फ्रॉम 250 टू 500% पर किलोमीटर, ये रेंज है इन एरियाज़ में। दीज रीजन्स हैव लार्जली अनडुलेटिंग topography, relatively less fertile soil and paucity of water for irrigation। अब क्या है भाई इसमें, क्या है भाई इसमें, ये थोड़े से क्या है भाई मतलब उबड़ खाबड़ इलाके हैं, ऐसे इलाके हैं, ठीक है। और इसमें लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ मिट्टी है, और पानी की क्या है? कमी है इरिगेशन के लिए, ठीक है। ऐसे मतलब इस चीज़ में, मतलब इस कैटेगरी में ये सब चीज़ें होती हैं। उड़ीसा, और इनमें स्टेट कौन से आते हैं भाई? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटका, त्रिपुरा आर सम स्टेट इंक्लूडिंग दिस कैटेगरी। और इस कैटेगरी में क्या क्या आते हैं भाई? उड़ीसा राज्य आता है, गुजरात आता है, कर्नाटका आता है, त्रिपुरा आता है, और दूसरे स्टेट, ठीक है, आते हैं। अब स्टेट विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आज जिसमें हाई डेंसिटी है वो कौन कौन से स्टेट हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस स्टेट इज अबव 500, ये 501 से ऊपर है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। फेवरेबल क्लाइमेट होता है यहाँ पे, रिच फर्टाइल, बहुत अच्छी मिट्टी होती है, उपजाऊ, वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर होता है, हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बहुत फैक्ट्रियाँ या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होती है, हैज़ लेड टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड देयरफॉर ब्रॉड हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दिस स्टेट। यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या होती है अभी? रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से शहरीकरण होता है, शहरों का विकास होता है, इसलिए जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश आर सम ऑफ द स्टेट दैट फॉल इन दिस कैटेगरी। और इस कैटेगरी में क्या कौन कौन से आते हैं भाई? ये सारे राज्य आते हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन।
कि भाई पॉपुलेशन कम ज़्यादा क्यों होती है, उसके पीछे क्या फैक्टर हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीपल वांट टू सेटल इन एरिया वेयर फूड वाटर एंड लैंड आर ईजिली अवेलेबल। पीपल वहीं रहना चाहते हैं, लोग वहीं रहना चाहते हैं जहाँ पे उसे आसानी से फूड मिल जाए, वाटर मिल जाए, लैंड मिल जाए, ठीक है। ऑल दो वन सिंगल फैक्टर में नॉट डिटरमाइन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बट कोलेक्टिवली दे प्ले ए डिसाइडिंग रोल इन इट। अब ऑल दो, जबकि एक फैक्टर नहीं है जिससे हम कुछ डिसाइड कर सकें कि पॉपुलेशन कम है या ज़्यादा है, बल्कि ये सभी फैक्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन, किसी एरिया की पॉपुलेशन कम होगी या ज़्यादा होगी कि कैसी होगी। ऑल दीज फैक्टर कैन बी ग्रुप्ड इनटू फिजिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। अब हमने इन फैक्टर्स को दो फैक्टर्स में बांट दिया है, फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा कि भाई फिजिकल फैक्टर इंक्लूड रिलीफ, क्लाइमेट, सोयल, वाटर एंड वेजिटेशन, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आ गया रिलीफ। हाई माउंटेन, रग्ड टेरेन एंड रॉकी प्लेटिया रिस्ट्रिक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। कहीं पे बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, बीहड़ हों, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है उसको बीहड़ कहते हैं, वहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं। रॉकी प्लेटिया हो, ठीक है, पथरीला प्लेटिया हो, वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो बहुत कम होती है। ये हार्मोन सेटलमेंट को एक तरह से रोकते हैं। हेयर द ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड द लिविंग कंडीशन आर वेरी नॉट वेरी फेवरेबल। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पे जो लिविंग कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं होती। द माउंटेन रेंजेस ऑफ एंडीज, हिमालय, प्लेटिया एंड रॉकीज ऑफ तिब्बत आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये इसने कुछ एरिया दे रखे हैं भी, माउंटेन रेंजेस को कौन कौन सी, एंडीज ये यूरोप में है, हिमालय हमारे इंडिया में है, प्लेटिया एंड रॉकीज ऑफ तिब्बत, तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ही स्पार्सली यानी कि बहुत ही कम है, विरल है। ऑन द अदर हैंड द प्लेन एरिया ऑफ द वर्ल्ड आर मोस्ट favorable places for human habitation where transportation facilities are good and rivers are navigable। और दूसरी तरफ जो प्लेन एरिया होता है, मैदानों वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस ह्यूमन के लिए, हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है वो, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होती हैं, और वहाँ पे जो रिवर्स होती हैं वो भी नेविगेबल होती हैं, यानी कि रिवर के द्वारा भी आया जाया जा सकता है, उस पर नदी, मतलब जहाज वगैरह, किश्तियाँ वगैरह चलाई जा सकती है, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। इन द फर्टाइल लोलैंड्स ऑफ गंजेस एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। और जो फर्टाइल लोलैंड है जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है नदियों के आसपास के, हुआंगहो इन चाइना, चाइना में हुआंगहो है, इजिप्ट में नाइल है, नाइल नदी है, और यूएसए में मिसिसिपी, टिग्रिस इन इराक और सेवरल अदर प्लेसेस ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड। यहाँ ऐसे इलाकों पर बहुत बड़ी जनसंख्या, यानी कि लार्ज कंसंट्रेशन में जनसंख्या पाई जाती है। प्लेन्स आर आल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी आसानी से हो जाती है, इंडस्ट्री वहाँ पे आसानी से लग जाती है। इन द वर्ल्ड एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन बिल्ड ऑन प्लेन्स। और जितने भी दुनिया में है, मतलब मैदानी इलाकों में ही जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ दुनिया की सारी बसी हुई हैं। अब आ गया भाई क्लाइमेट। क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट का भी पॉपुलेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और जहाँ का जो क्लाइमेट अच्छा नहीं होता वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि कम ज़्यादा होने में, ये क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। पीपल प्रेफर टू लिव इन रीजन वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर मॉडरेट। पीपल वहाँ पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर और जो रेनफॉल होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कि ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक ठीक सा मौसम होता है। जहाँ पे एक्सेसिव हीट, हद से ज़्यादा गर्मी, कोल्ड, ड्राइनेस एंड वेटनेस कॉज डिस्कम्फर्ट। हद से ज़्यादा गर्मी हो, ठंड हो, ड्राइनेस हो, यानी कि सूखा हो, गीला, मतलब बरसात ज़्यादा होती हो, तो यहाँ पे जो आदमी है वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, कंफर्टेबल नहीं होता। हॉट एंड ह्यूमिड एरिया ऑफ
इक्वेटोरियल रीजन, कोल्ड डेजर्ट ऑफ साइबेरिया, हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा आर द एरिया विच आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये इसने कुछ एरिया दे रखे हैं। इक्वेटोरियल रीजन, कोल्ड डेजर्ट ऑफ साइबेरिया का जो ठंडा मरुस्थल है, और हॉट डेजर्ट ऑफ सहारा, सहारा का जो मरुस्थल है, ऐसे एरिया में जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन होती है, वो स्पार्सली होती है, यानी कि बहुत ही विरल होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। ऑन द अदर हैंड, favorable climate condition in the monsoon regions ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश अट्रैक्ट लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। और दूसरी तरफ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन कहाँ पे है, जहाँ पे मानसून होता है, मानसून रीजन जहाँ पे मानसून आता है, जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश के इसने एग्जांपल दे रखा है। इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही लार्ज कंसनट्रेशन में होती है, ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे होती है। तीसरा रीजन है सॉयल एंड वाटर। फिजिकल रीजन कर रहे हैं हम, फिजिकल फैक्टर कर रहे हैं, उसमें आ गया सॉयल और वाटर। जहाँ क्या सॉयल अच्छी हो, वाटर ज़्यादा मिलता हो, वहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा होती है। लैंड वेयर द सॉइल इज फर्टाइल, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और एडिक्वेट वाटर सप्लाई होती है, ठीक मतलब पानी की सप्लाई ठीक होती है, हैज़ हाईली कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। वाटर रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन डेजर्ट, और जो डेजर्ट है, रेगिस्तान में जो बहुत ही लिमिटेड होते हैं वाटर रिसोर्सेज, सो द पॉपुलेशन इज स्पार्स, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। उसके बाद आ गया वेजिटेशन। इक्वाटोरियल फॉरेस्ट आर डेंस एंड इनएक्सेसिबल एज कम्पेयर टू मानसून एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट विच आर एक्सेसिबल। जहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल हो, वहाँ पर भी जो हमारी जनसंख्या है वो कम होती है। जैसे कि इक्वाटोरियल फॉरेस्ट हैं, वो बहुत ही घने हैं और इनएक्सेसिबल है, वहाँ पे जाना संभव नहीं है, एज कम्पेयर टू जो मानसून वाले जंगल होते हैं और जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। ये हमने वेजिटेशन वाले उसमें पढ़ा था, आपको मैंने समझाया था कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, मानसून क्या होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सेसिबल होती है, वहाँ पे इतने घने जंगल नहीं होते ऐसे एरिया में, तो यहाँ पे जनसंख्या ठीक पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। अब हमने फिजिकल फैक्टर्स पढ़ लिया, अब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स का जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आएगा मिनरल्स, फिर आएगा इंडस्ट्रीज़, फिर आएगा डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और फिर आएगा डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये 4 रीज़न है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। मिनरल्स, जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। जहाँ पे डेवलप्ड मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, वहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब डिटेल से पढ़ते हैं, चलो। मिनरल है, मिनरल डिपॉजिट प्ले एंड डोमिनेट रोल इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक जो मिनरल डिपॉजिट है, जहाँ पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे जनसंख्या को निर्धारित करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। द प्रेजेंस ऑफ coal and iron ore is a different part of the world has attracted huge population in this area because these are key mineral required for iron and steel industry। अब जहाँ पे आयरन और जो कोल यानी कि कोयला ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पे जो ह्यूज पॉपुलेशन क्या हो जाती है भाई, अट्रैक्ट हो जाती है, वहाँ पे आसपास बस जाती है, क्योंकि जो ये कोयला और लोहा है वो क्या है, की मिनरल्स हैं किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लगाने के लिए। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज चलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयरन और स्टील से ही लगभग सभी मशीनें बनती हैं और मशीनों से ही इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। हॉट एंड ड्राई एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका हैव अट्रैक्टेड लार्ज ग्रुप ऑफ माइग्रेंट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पे देखो, इस एरिया में देखो, ऑस्ट्रेलियन का डेजर्ट है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आके बस गए। क्यों बस गए, माइग्रेंट क्यों आके बस गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। सिमिलरली द हिली एरिया ऑफ झारखंड हैव रिच मिनरल रिसोर्सेज अट्रैक्टिंग लार्ज इंडस्ट्रियल सेटलमेंट। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमारे इंडिया का दिया है कि झारखंड का जो हिली एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग चुकी है। फिर आ गया भाई इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन एनी रीजन हैज़ ए वेरी फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्री जहाँ पे लगती है वहाँ पे भी क्या हो जाता है भाई, एम्प्लॉयमेंट सीधा जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है भाई, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, उनको काम धंधा आसानी से मिल जाता है। एन इंडस्ट्रियल लेबरर अर्न्स ए हायर वेज देन एन एग्रीकल्चर लेबरर। अब जो मतलब कि जो खेती बाड़ी का काम करते हैं मजदूर, या फिर जो इंडस्ट्रियल
लेबर जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, खेती बाड़ी काम मजदूरी करने वाला से ज़्यादा इंडस्ट्री में काम करने वाला मजदूर वो ज़्यादा कमा लेता है। इंडस्ट्रियल हब्स अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, जहाँ पे इंडस्ट्री हब बन जाते हैं यानी कि इंडस्ट्री जहाँ पे ज़्यादा लग जाती है वहाँ पे लोग दूर दूर से आकर बसने शुरू हो जाते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए का ईस्टर्न पार्ट, पेनिनसुलर प्लेटियो इन इंडिया and Western Europe and some of the common example which have a large concentration of population mainly because they are highly industrialized। और ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है। डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर डेवलप ट्रांसपोर्ट ज़्यादा अच्छा होएगा तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होएगी। पीपल हैव सेटल डाउन इन डिस्टेंट प्लेसेस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। पीपल दूर दूर के इलाकों में इसलिए बस जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होता है। द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए रीजन कपल्ड विद गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट increases the mobility of पीपल एंड अट्रैक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। जब जहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हों और उसके साथ साथ क्या हो, ट्रांसपोर्ट भी नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे लोग बस जाते हैं और वहाँ पे मतलब एक तरह से लोगों की सेटलमेंट हो जाती है, वहाँ पर लोग आसानी से बस जाते हैं। और फिर लास्ट में आ गया भाई, लास्ट पॉइंट है इसका, डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट कोई भेदभाव की पॉलिसी हो किसी की तो इसका भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट, जहाँ पे कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा हो किसी देश में यानी कि अशांति चल रही हो, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो आपस में, इन ए रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ ए गवर्नमेंट अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पीपल हैव मेड मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी। अगर कोई देश मतलब की पॉलिसी ऐसी हो कि वो भेदभाव की नीति हो और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के प्रति भेदभाव की नीति हो तो वहाँ के जो लोग वहाँ से दुखी होकर दूसरे देशों में चले जाते हैं, वो रिफ्यूजी बन जाते हैं, एक तरह से उस देश को छोड़ देते हैं। इन रिसेंट ईयर द पर्शियन गल्फ वार, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इथियोपिया एंड श्रीलंका, द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन into 15 independent nation are some of the example which show how political unrest can lead to migration and redistribution of population। अब इसने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि पर्शिया का एग्जाम्पल दिया है, पर्शियन गल्फ वार के कारण बहुत से लोग वहाँ उस देश को छोड़कर चले गए। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इथियोपिया और श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ, जब वहाँ के लोगों पर मतलब सरकार ने एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अपनाई, भेदभाव की नीति अपनाई, तो वहाँ के लोगों का भी बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ भाई, माइग्रेशन हुआ, वो उस देश को छोड़कर चले गए कहीं और। द ब्रेक ऑफ द सोवियत यूनियन का इसने एग्जांपल दे रखा है कि जो रसिया था पहले उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था और वो बाद में 15 देशों में बट गया था। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट के जो कुछ एग्जांपल है, वहाँ पे जो उस देश की जो राजनीति में कुछ हलचल हुई या वहाँ के जो अशांति पैदा हुई उसके कारण लीड टू माइग्रेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, वहाँ के जो लोगों ने क्या किया अभी, माइग्रेशन किया, उस जगह को छोड़कर चले गए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हुआ, वो कहीं और जाकर बस गए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और आप इसका डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना सेकंड पार्ट के लिए। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं।